गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस किस जगह पर यूज़ होता है। क्लियर? तो मैं आपको एक बार पहले रिकॉल करा देता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, हम उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर? उसी के बेस पे अब हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। ये बहुत जनरल एप्लीकेशन है। अगर सपोज करो बी प्रैक्टिकल, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आपके सामने जैसे कोई कैच आता है तो आपने देखा वो कैच करते करते हम अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं। भाई कैच ऊपर आ रही है, हम अपने हाथ को खा लेकर जा रहे हैं, पीछे लेकर जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन जो मोटो है हमारे हाथ को पीछे ले जाने का, उसका मेन रीज़न है बेटा, हम मोमेंटम को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब सोचिए इससे मोमेंटम कम कैसे होता है। देखो, एक प्लेयर ने शॉट मारा बेटा, तो जैसे ही बॉल मोशन के अंदर आई तो बॉल के कुछ ना कुछ बॉल का मास है और बॉल किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब बॉल के पास दोनों आ गई, मास और वेलोसिटी, तो इसका मतलब बॉल के अंदर क्या है? मोमेंटम है। जितनी स्पीड से बॉल ट्रेवल कर रही है, जितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी है, उतना ही ज़्यादा क्या है बॉल के अंदर? मोमेंटम। अगर मोमेंटम ज़्यादा हो तो अगर हम बॉल को ऊपर डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करें तो हमारे हाथ पर चोट लग सकती है, क्योंकि सारा का सारा बॉल का मोमेंटम हमारे हाथ में ट्रांसफर हो जाएगा इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो अब कंडीशन क्या है? हमें मोमेंटम को कम करना है जिससे हमें चोट कम लगे। कैसे कम कर सकते हैं बेटा मोमेंटम को? जब कैच पकड़ते हैं हम तो हाथ को पीछे लेकर जा रहे हैं। हाथ को पीछे ले जाने का मतलब है मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब देर से कैच पकड़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है? जो कैच मैं आगे ले जाके पकड़ूंगा वो तो थोड़ी जल्दी पकड़ी जाएगी। अब मैं अपने हाथ को पीछे लेके आ रहा हूँ, पीछे ले जाने का मतलब मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ? टाइम इंटरवल इंक्रीज कर रहा हूँ। जितना टाइम इंक्रीज होगा तो बॉल की वेलोसिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होती चली जाएगी। भाई ज़्यादा दूर तक जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी को रिड्यूस करेंगे हम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। जिससे क्या होता है, जब हम अपने हाथ को पीछे लेकर जाते हैं तो हमारे हाथ पे कम इफेक्ट होता है बेटा, चोट कम लगती है। सो दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज अ लार्ज मोमेंटम। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर जो मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन कैचिंग दिस बॉल, इस बॉल को कैच करने के दौरान इट्स मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस टू जीरो। हमें इसका मोमेंटम क्या करना होता है? जीरो करना होता है। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में आ गया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। भाई अगर हम बॉल को कैच पकड़ लेंगे तो रेस्ट में आ गई, रेस्ट में आते के साथ ही मोमेंटम क्या हो गया? जीरो हो गया। सो व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैक on catching the fast ball, then the time taken to reduce the momentum of the ball to zero is increased. तो टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किस चीज का टाइम इंक्रीज हो रहा है? मोमेंटम को जीरो करने का। क्लियर? एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज डिक्रीज, और जिससे क्या होगा? मोमेंटम का जो चेंज होने का रेट है वो भी क्या होगा? कम होता चला जाएगा। एंड हेंस अ स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द हैंड। हमारे हाथ पे कम फोर्स एक्सर्ट होता है, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। जितना मोमेंटम के अंदर चेंज डिक्रीज हुआ उतना ही फोर्स में क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो द हैंड्स ऑफ द प्लेयर डू नॉट गेट हर्ट। तो मतलब प्लेयर को ज़्यादा चोट नहीं। Is it clear? Very good. Second is the use of seat belt in the car for passenger to prevent injuries in case of accident. आपने देखा होगा जब हम गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो पुलिस भी कई बार चालान काट देती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। सीट बेल्ट का मोटो क्या होता है? क्या रोल होता है सीट बेल्ट का? भाई अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी बेटा तो क्या होगा? अगर बाई चांस हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम गाड़ी में से आगे जा सकते हैं। भाई जो गाड़ी की आगे का फ्रंट ग्लास जो होता है उसको तोड़ के हम आगे जा सकते हैं, है ना? अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो, क्योंकि हम गाड़ी के साथ साथ किस में है? मोशन के अंदर है। हमारी बॉडी का भी मास है, वेलोसिटी भी पोजेस कर रखी है। अब एकदम से अगर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी रुकेगी, मोमेंटम रिड्यूस टू जीरो पे आ रहा है, और मोमेंटम सडनली जब चेंज होगा तो हमारी बॉडी क्या होगा? मोमेंटम एकदम से जब चेंज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगेगा शीशे के ऊपर, जिससे हमें चोट लग सकती है। तो जब सीट बेल्ट हम लगाते हैं, सीट बेल्ट क्या करती है? हमें आगे जाने से रोकती है। भाई यहाँ हमने सीट बेल्ट लगा रखी है, ये मैंने अगर सीट बेल्ट लगा रखी है
तो जो मेरी बॉडी आगे जा रही है सीट बेल्ट उसको रोक रही है, ठीक है, जिससे जो इंजरीज के चांस होते हैं वो क्या हो जाता है बेटा, बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा गाड़ी में ट्रेवल करते टाइम हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। क्लियर हुआ? थर्ड वन इज automobiles are fitted with shocker so as to reduce the jerk while passing over a rough road। आपने देखा होगा जब कई बार गाड़ी फ्लैट रोड पे चल रही है, स्मूथ रोड पे चल रही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही कोई गड्ढा आता है तो हमें झटका लगता है बहुत तेज बैठे बैठे, होता है ना सर। अब उसका रीज़न क्या है बेटा, जब हम किसी भी रफ रोड पे जाते हैं तो गाड़ी के अंदर जब झटके लगते हैं तो वो एक तरह से मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, सीधा जहाँ पर हम बैठे सीट के ऊपर आएगा वो मोमेंटम, और हमें भी चोट लग सकती है, उससे लग सकती है ना। तो इसको कम करने के लिए गाड़ी के अंदर शॉकर लगाए जाते हैं बेटा। आपने देखा हो कोई भी व्हीकल हो नीचे शॉकर लगे होते हैं, ऐसे स्प्रिंग टाइप के शॉकर लगे होते हैं हर व्हीकल के अंदर, होते हैं ना। अब क्या होता है, जैसे ही गाड़ी किसी भी रफ सरफेस के ऊपर जाती है तो जो जर्क प्रोड्यूस होता है, जो झटका लगता है, वो जैसे ऊपर ट्रांसफर होता है तो शॉकर खुल जाते हैं बेटा नीचे से। जब शॉकर खुल रहे थे इसका मतलब शॉकर खुलने से क्या हो रहा है, वो टाइम इंक्रीज हो रहा है। एक तो मोमेंटम डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा था ऊपर, ठीक है जी, जो जर्क है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा था एक तो, और दूसरा जैसे ही शॉकर खुल गए, एक्सपेंड हो गए, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब वो ऊपर पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, जिससे क्या होता है, हमें कम इंजरीज होती है, कम चोट लगती है। क्लियर हुआ? हमें कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। ड्यूरिंग एथलीट्स मीट, हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर अ कुशन और अ हीप ऑफ सैंड ऑन द ग्राउंड टू फॉलो। रीज़न क्या है इसका, बिकॉज द कुशन और सैंड बीइंग सॉफ्ट रिड्यूस द एथलीट्स मोमेंटम मोर जेंटली। देखो बेटा क्या होता है कि जब भी कोई एथलीट्स हाई जंप करते हैं तो हमेशा वो मिट्टी में करते हैं या नीचे कुशन लगे हुए होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट ग्राउंड सरफेस पर कूदते हैं, हार्ड सरफेस के ऊपर कूदते हैं, तो उससे उनको चोट लग सकती है। चोट क्यों लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में मोमेंटम होता है और वो मोमेंटम इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाता है बेटा। अगर मोमेंटम को रिड्यूस होने के लिए हमने टाइम प्रोवाइड करवाया है तो उससे कम चोट लगती है हमें, और अगर मोमेंटम इंस्टेंटली रिड्यूस हो रहा है, जीरो आ रहा है, तो हमें चोट लगने के चांस ज़्यादा हो। तो जो गद्दे हैं या सैंड है उस पर कंप्रेसिबिलिटी होती है, जिससे वो प्रेस होने से क्या होता है, टाइम इंटरवल इंक्रीज़ हो जाता है। टाइम इंटरवल इंक्रीज़ होने से क्या होगा, मोमेंटम को रिड्यूस होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलता है। तो मोमेंटम जो है वो रिड्यूस हो रहा है बट मोर जेंटली, जिससे उसको चोट नहीं लगती है। अगर हम अपने ऊपर भी एक एग्जांपल लें, अगर हम किसी हाइट से कूद रहे हैं नीचे, एक तो आप डायरेक्ट हार्ड सरफेस के ऊपर कूद रहे हो, ज़मीन पे कूद रहे हो, ठीक है, और एक आप गद्दे पे कूद रहे हो, किसी कुशन लगा रखा है नीचे, तो दोनों में से किस पे ज़्यादा कूदने में आसानी होगी? ऑब्वियसली बात है कुशन पे। रीज़न क्या है उसका, अगर हम डायरेक्ट ग्राउंड पर कूदते हैं बेटा, हार्ड सरफेस पर कूदते हैं, तो हमारी बॉडी को चोट लग सकती है। चोट क्यों लगेगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी का मोमेंटम है वो रिड्यूस बहुत कम टाइम के अंदर हो गया बेटा। और दूसरा, जब हम गद्दे पे कूदते हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हमने जंप किया तो कुशन में एक एबिलिटी होती है, दैट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की वजह से वो टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही टाइम इंटरवल इंक्रीज हुआ तो मोमेंटम को रिड्यूस होने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। क्लियर? उस कंडीशन में हमें चोट कम लगती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट इज a boxer moves his head backward when his opponent blow a punch on his face। आपने बॉक्सिंग देखी होगी, जब भी दो प्लेयर आपस में बॉक्सिंग करते हैं तो जो पंच मारता है ना, वो जिस भी फेस पे मार रहा है, जिस भी अपोनेंट के फेस पे मार रहा है, वो अपना फेस पीछे ले जाता है बेटा, अपना सर पीछे ले जाता है। उसका रीज़न क्या होता है बेटा, सेम मोमेंटम को रिड्यूस करने का टाइम बढ़ाना। भाई जब वो उसको पंच मार रहा है, मुक्का मार रहा है, तो उसके हाथ का जो मास है वेलोसिटी के साथ वो आ रहा है, तो उसमें मोमेंटम होगा। जैसे ही वो उसके फेस से स्ट्राइक करेगा तो सारा का सारा मोमेंटम उसके फेस में ट्रांसफर हो जाएगा इंस्टेंटली, और वो भी कम टाइम के अंदर। अब जैसे ही वो अपने हेड को पीछे लेकर जाता है तो क्या होगा, पीछे ले जाने से टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा, और टाइम इंटरवल इंक्रीज होने से मोमेंटम को रिड्यूस होने का टाइम ज़्यादा मिलेगा, जिससे उसको चोट लगने के चांस कम होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये चारों एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है ये कम्प्लीटली न्यूटन सेकेंड लॉ पर बेस है। और आपने देखा हो तो सब में एक चीज़ कॉमन थी कि हमने टाइम इंटरवल को इंक्रीज़ किया है, ठीक है, और मोमेंटम को रिड्यूस किया है। जितने टाइम ज़्यादा टाइम में मोमेंटम रिड्यूस होता है उतनी चोट कम लगती है। समझ में आया? अब देखो बेटा, ये मैंने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं आपको।
ये न्यूमेरिकल्स हैं और एक दो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको मोमेंटम के फॉर्मूले के बेस पे सोल्व करने हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मास इनटू वेलोसिटी। मास किलोग्राम में होना चाहिए, वेलोसिटी किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड के अंदर। क्लियर। सेम अगर आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फोर्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर इसके क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे वैल्यू निकालूँ कि कितना फोर्स लग रहा है, तो मास कितना दे रखा है हमारे को ऑब्जेक्ट का, 6 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है प्रोड्यूस, 4, तो 6 4 जा 24 न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जिसमें मास ग्राम में दे रखा है वो आपको किलोग्राम में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, जैसे 200 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड कर। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, जो भी क्वेश्चन नहीं होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके बेटा, इसको अच्छे से रीड करना जो भी मैंने आपको एप्लीकेशन पढ़ाई है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.